फंसे मंत्री इस पाठ के आगे के अंशों को आज हम देखेंगे। मैं अपने इस वीडियो में इस पाठ के आगे के अंशों को बताने जा रही हूँ। अभी तक आप देखते हैं कि राजा जो था वह किसी के भी बहकावे में तुरंत आ जाता था। कोई भी मीठा मीठा कह के कुछ कहता तो उसकी वो जांच पड़ताल नहीं करता, उसको वो फिर से परख कर नहीं देखता कि ये बात सही है कि गलत है, और उस बात को वो मान लेता था। और इसी का फायदा राजा के मंत्री उठाया करता था। मंत्री क्या था कि राजा को अपने अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया था, लेकिन मंत्री की सभी चाल को रानी अच्छी तरीके से समझ पाई थी। रानी साहिबा जो थी वो भली भांति समझ गई थी कि मंत्री चाहता क्या है, और वो काफ़ी चिंतित भी थी। इस कारण वो अपने भाई चतुरसेन जो कि मथुरा में रहता था उससे वो मदद मांगती है, उसे वो बुलाती है अपने पास। उसके आने के बाद रानी साहिबा राजा के संबंध में और मंत्री के संबंध में सब बातें बताती हैं। मंत्री के संबंध में सारी बातों को जानकर चतुरसेन ने भी अपनी बहन को बताया कि वो ना घबराए और वो कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेगा। तो हम देखते हैं कि बाग में एक दिन राजा घूमते हैं और उस समय एक बूढ़ा अजनबी ढोल बजा रहा था। तो उस समय राजा का ध्यान उस ढोल वाले की ओर, ढोल की आवाज़ को जैसे ही वो सुनता है, वो उस बाग में जो सिपाही कार्यरत थे उसे वो तुरंत कहते हैं कि जाओ, जो सिपाही मौजूद थे उसे वो राजा साहब कहते हैं कि जाओ, जो भी ढोल बजा रहा है उसे जल्दी से पकड़ के ले आओ। सिपाही वही करते हैं। सिपाही के आने के बाद ढोल वाला कहता है कि उसे मंत्री ने कहा है ढोल बजाने के लिए, लेकिन राजा की तो आदत थी किसी बात को जांच ना करना, परख करना देखना। उसने मंत्री को बुलाया। मंत्री को बुलाकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य में अब से कोई ढोल नहीं बजना चाहिए। मंत्री के आने पर राजा ने उसे कुछ पूछा भी नहीं। उसे पूछना चाहिए था, क्या मंत्री साहब आपने इस ढोल वाले को भेजा है? क्या आपने ढोल बजाने के लिए कहा है? आपने किसी ढोल वाले को भेजा था? आपने किसी ढोल वाले से ऐसा कहा था? लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं, पूछा ही नहीं, क्योंकि वो उस ढोल वाले की बात को राजा मान लिया था और राजा निर्णय दे दिया कि मेरे राज्य में आपसे कोई ढोल नहीं बजना चाहिए, पाबंदी लगवा दो। मंत्री कहता है कि जी हुजूर, आपकी जैसी आज्ञा, ये कहकर वो वहां से चला जाता है। मंत्री के जाने के कुछ क्षण बाद अचानक ढोल की आवाज फिर गूंजी। मंत्री जैसे ही बाग से निकलकर चला गया, बाग से निकलकर चले जाने के बाद फिर से बाग में ढोल की आवाज गूंजी। इस बार ढोल वाला ढोल बजाता हुआ राजा के पास आ गया। अब ढोल वाला जो है ढोल बजाकर राजा के पास आया। आते ही उसने राजा को प्रणाम की, झुककर प्रणाम किया, सलाम करना प्रणाम किया। हजूर, मंत्री जी अभी अभी मिले थे। राजा से आकर वो ढोल वाला कहता है कि अभी अभी मंत्री जी मिले थे? मंत्री जी तो अभी बाग में थे, बाग से निकले थे। बाग से निकलते हुए वो बाग से भी निकलकर राजा की आदेश को लेकर मंत्री बाग से निकलकर चला गया। इसी घटना को अवश्य ढोल वाला देखा था। वो आकर कहता है कि अभी अभी मंत्री जी मिले थे, कहते थे कि आप ढोल सुनकर पहली बार नाराज हो जाते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, दूसरी बार आप सुनकर नाम देते हैं। और वो ढोल वाला मंत्री के नाम में झूठा झूठा वो कह रहा था, झूठ कह रहा था। वो कहता है कि अभी अभी मंत्री जी मिले थे मुझे, मंत्री ने मुझसे कहा कि आप पहली बार नाराज होते हैं ढोल को सुनकर, लेकिन ढोल की आवाज़ सुनकर दूसरी बार आप इनाम देते हैं। मंत्री के नाम में उसने और झूठ कहा। कुछ सिपाही इतना कहकर ढोल वाले ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। अब तो राजा साहब का पारा 7वें आसमान को जा पहुंचा। उसने चीखकर सिपाही से कहा, पकड़ो इस शैतान को। और राजा को ये बात बताकर कि मंत्री ने मुझसे कहा है कि अब दूसरी बार ढोल की आवाज़ सुनकर इनाम देते हैं, और ये कहकर वो जोर जोर से ढोल बजाना राजा के सामने शुरू कर दिया। राजा बहुत क्रोधित हो गया ढोल वाले से, और वो क्या कहता है, चीख कर वो सिपाहियों को बुलाया और कहता है कि शैतान को पकड़ो। कुछ सिपाही ढोल वाले की ओर लपके। ढोल वाला ढोल बजाता हुआ भाग रहा था, चीख भी रहा था, वाह जी वाह, मंत्री जी की जय हो। ढोल वाला भाग रहा था, साथ ही वो मंत्री की जय हो, मंत्री की जय हो, ये भी वो कहा जा रहा था। राजा साहब ने आदेश दिया, मंत्री को पकड़कर तुरंत हमारे सामने लाओ। तभी ढोल वाला चिल्लाया, हुजूर ऐसा ना कीजिए, मंत्री को पकड़ा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा, जनता उन्हें ही असली राजा समझती है। और वो जो था ढोल वाला, वो भाग रहा था और मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, इस तरह से वो चिल्लाता जा रहा था। जब राजा ने मंत्री जी की जय सुना, उसे और क्रोध आया।
क्योंकि उसे ये क्रोध आ रहा था कि अभी अभी मैंने मंत्री से कहा कि पूरे राज्य में ढोल बजाने से पाबंदी लगा लो, और वो इस बाग से निकलते ही मंत्री से अभी मैंने मना किया, थोड़ी देर पहले मैंने मना किया, मेरे मना करने के बाद भी उसने ढोल वाले को भेजा और ढोल बजाने के लिए कहा। मतलब मंत्री मेरी बात नहीं मान रहा है। मंत्री की इतनी हिम्मत, वो मेरी आदेश को वो नकार रहा है। मेरे आदेश को नहीं मानना, राजा के आदेश को नहीं मानना, इतनी हिम्मत मंत्री की। मंत्री के विरुद्ध वो ढोल वाला राजा के मन में क्रोध और घृणा पैदा करना चाहता था। अब वही वो कर पाया। राजा जिस मंत्री पर अंधा विश्वास करता था, जिस मंत्री की सारे बहकावे में आता था, मंत्री के सारे मनमानियों को मानता था, अब उसी मंत्री पर राजा क्रोधित हो गया। उसने अपने सिपाहियों से राजा जो है अपने सिपाहियों को ये आदेश दे दिया कि वो जाए और मंत्री को जो है, हुजूर, वो अभी तक आदेश के यहाँ पे नहीं आया है, तो वो ढोल वाला चिल्ला रहा था कि हुजूर ऐसा ना कीजिए। उसने अपने सिपाहियों से वो कहा, राजा साहब ने आदेश दिया अपने सिपाहियों को, जल्दी जाओ और मंत्री को पकड़कर तुरंत हमारे सामने आओ, सामने लेकर आओ। तो सामने लेकर आने की बात जैसे ही राजा कहता है, उसमें ढोल वाला फिर चिल्लाता हुआ कहता है, राजा साहब, हुजूर, ऐसा आप बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप मंत्री को पकड़ लिए तो पूरे राज्य में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि सारी जनता आपको नहीं, मंत्री को ही असली राजा मानती है। आप अगर ऐसा करेंगे तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। इस बात से राजा साहब और गरजने लगे। राजा साहब का क्रोध और बढ़ गया, दांत पीसने लगे। ओह, राजा साहब दांत पीसते हुए चिल्लाए, सिपाहियों, मंत्री को पकड़कर इसी वक्त फांसी दे दो, फांसी पर लटका दो। सारे सिपाही मंत्री को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। वे सब भी मंत्री से परेशान थे, लेकिन इसके पहले ही मंत्री के दरबारी मंत्री को सारा हाल सुना चुके थे। और हुआ ये, मंत्री जो था काफी चालाक था। मंत्री बहुत मनमानी करता था, राजा को उंगलियों पे नचाता था। राजा तो कोई जांच पड़ताल करता नहीं था। मंत्री के कारण सारे प्रजा भी बहुत परेशान थे। राजा ने जब एक बार मंत्री के विरुद्ध में जाकर ये आदेश दे दिया कि मंत्री को फांसी पे लटका दो, सारे सिपाही जल्दी मंत्री की ओर, मंत्री के घर की ओर दौड़े। ठीक है, और उसके पहले ही मंत्री के दरबारी मंत्री को सारा हाल सुना चुके थे। राजा साहब के सिपाही मंत्री के घर पहुंचे, किंतु उससे पहले ही मंत्री रियासत छोड़कर भाग चुका था। मंत्री भागा तो उसके दरबारी भी भाग खड़े हुए थे। अब राजा साहब पहले की तरह फिर से रानी साहिबा की बात सुनने और मानने लगे। किसी को पता ही नहीं चला कि ढोल वाला रानी साहिबा का भाई चतुरसेन था। और जैसे ही मंत्री के घर सिपाही पहुंचे मंत्री को पकड़ने के लिए, मंत्री तो वहां पे था नहीं, क्योंकि मंत्री के भरोसेमंद सिपाही पर उसके पहले ही मंत्री के पास पहुंचकर सारी बातें बता चुके थे। सारी बात मंत्री को बता दी और राजा साहब के सिपाही मंत्री के घर पहुंचे तो मंत्री उसके पहले ही रियासत छोड़कर भाग चुका था। अब राजा साहब ये समझ गया था कि मंत्री कोई चाल जरूर चल रहा था। किसी को ये पता भी नहीं चला कि ये ढोल वाला और कोई नहीं, चतुरसेन था। चतुरसेन राजा के मन में मंत्री के विरुद्ध क्रोध और घृणा पैदा कर पाया था। मंत्री के विरुद्ध राजा के मन में क्रोध और घृणा पैदा किया था और मंत्री के विरुद्ध राजा के मन में कुछ भावनाएं भी अब जन्मने लगी थी। मंत्री से अब राजा काफी क्रोधित था। अब उसे मंत्री की कोई प्रयोजन नहीं था और वो अब ये सोचने लगा कि रानी भी उसे बहुत बार पहले समझाई थी, लेकिन रानी की बातों को वो नजरअंदाज कर गया था। अब राजा पहले की तरह फिर से रानी साहिबा की बात सुनने लगे और मानने भी लगे। किसी को पता भी नहीं चला कि ढोल वाला रानी साहिबा का भाई चतुरसेन था। अतः इस कहानी में हम देखते हैं कि राज्य के राजा को काफी समझदार होना चाहिए। कितने भी भरोसेमंद, कितने भी पुराने मंत्री या सेनापति या सिपाही हो, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। राजा का दायित्व, राजा अवश्य भरोसा करेगा, लेकिन राजा को भरोसे के साथ साथ उसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसे मंत्री या उसके भरोसेमंद व्यक्ति कहीं धोखा तो नहीं कर रहा है, इस बात का ख्याल भी राजा को रखना चाहिए, जो काम राजा नहीं करता था। एक कुशल राजा को हमेशा हर ओर, हर तरफ सभी पर ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें ही राज्य और प्रजा की भलाई जो है वो निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी का भाई चतुरसेन मिथ्या तो जरूर बोलता है, झूठ जरूर बोलता है,
लेकिन उसके झूठ के पीछे नेक इरादा भी था। तो नेक इरादे के कारण उसका झूठ अधर्म नहीं था, उसका झूठ अन्याय नहीं था, क्योंकि उससे क्या हुआ कि वो मंत्री को रियासत के बाहर कर पाया। मंत्री रियासत छोड़ के चला गया और मंत्री से राजा को, राज्य को, प्रजा को बचा पाया। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद स्टूडेंट, आज यहीं तक।